अब बात करेंगे यहां पर हम मूल शब्द की। यहां लिखेंगे हम कार्बन की संख्या, और यहां हम बात करेंगे मूल शब्द। चलिए बात करते हैं कि ये मूल शब्द क्या होते हैं। तो मूल शब्द को मैंने बोला था कि ये मुख्य श्रृंखला के साथ जुड़ेंगे। ये मुख्य श्रृंखलाओं में होते हैं जिनका नामकरण हम मूल शब्द के आधार पे करेंगे। अब मुख्य श्रृंखला में क्या पाई जाती है? मुख्य श्रृंखला में होती है कार्बन। तो मुख्य श्रृंखला में अगर एक कार्बन है तो इसे हम बोलते हैं मेथ। अगर एक कार्बन आपको दिखे मुख्य श्रृंखला में तो इसे बोला जाता है मेथ। अगर आपको मुख्य श्रृंखला में 2 कार्बन देखने को मिले तो इसे बोलेंगे हम एथ। अगर मुख्य श्रृंखला में आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं, मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन दिखे, मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन। अगर 3 कार्बन दिख रहा है तो इसे हम बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन दिख रहा है तो इसे हम बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन है तो बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन है तो बोलेंगे हेक्स। 7 कार्बन है तो बोलेंगे हेप्ट। 8 कार्बन है तो बोलेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन है तो बोलेंगे नॉन। इसी प्रकार से 10 कार्बन हो तब क्या बोलेंगे? तो आगे बात कर लेते हैं। यहां बनाते हैं कार्बन की संख्या। यहां लिखेंगे मूल शब्द। तो अगर कार्बन की संख्या में कार्बन 10 हो तो इसे हम बोलते हैं डिक। अगर आपको 11 कार्बन दिख जाए, 12 दिख जाए, 13 दिख जाए, 14 कार्बन दिख जाए, 15 कार्बन दिख जाए, 16 दिख जाए, 17 दिख जाए और 18 दिख जाए, ऐसे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अगर यहां पर 11 कार्बन है तो इसे हम बोलते हैं अनडिक। 12 कार्बन को हम बोलते हैं डूडिक। 13 को हम बोलेंगे ट्राइडिक। 14 को हम बोलेंगे टेट्राडिक। 15 कार्बन को हम बोलेंगे पेंटाडिक। 16 कार्बन को हम बोलेंगे हेक्साडिक। 17 कार्बन दिखे तो बोलेंगे हेप्टाडिक। 18 कार्बन दिखे तो इसे हम बोलेंगे ऑक्टाडिक। ये रही कहानी भैया मूल शब्द की। और आगे बात कर लें कि और कौन कौन से मूल शब्द होंगे। तो बात करते हैं कि और मूल शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आपको कार्बन 19 में दिख जाए, मुख्य श्रृंखला में 19 कार्बन हो, मुख्य श्रृंखला में 20 कार्बन दिखे, मुख्य श्रृंखला में 30 हो जाए, मुख्य श्रृंखला में 40 कार्बन दिखे, मुख्य श्रृंखला में 50 हो जाए, मुख्य श्रृंखला में 60 कार्बन, 70 कार्बन, 80 कार्बन, ऐसे 90, 100 जितने चाहें आप मूल शब्द का नामकरण आराम से कर पाएंगे। अगर 19 है तो इसे हम बोलेंगे नॉन डिक। अगर 20 है तो इसे हम बोलेंगे आई कॉस। आई कॉस, इसे हम बोलते हैं आई कॉस। अगर 30 है तो इसे हम बोलते हैं ट्राइकॉन्ट। इसे हम बोलते हैं ट्राइकॉन्ट। अगर 40 है तो इसे हम बोलते हैं टेट्राकॉन्ट। टेट्राकॉन्ट। अगर 50 कार्बन है तो इसे हम बोलते हैं पेंटाकॉन्ट। अगर 60 कार्बन है तो इसे हम बोलते हैं हेक्साकॉन्ट। मेरे भाई भी लास्ट में आपको कॉन्ट कॉन्ट लगाते चले जाना है। अगर 5 है तो पेंटा के लिए, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नॉन, ऐसे लगाते हुए आपको जाना है।
तो अगर 60 कार्बन है तो इसे इसके लिए प्रयोग करते हैं हेक्साकॉन्ट। अगर 70 कार्बन है तो इसके लिए प्रयोग करते हैं हेप्टाकॉन्ट। अगर 70 हो गया, 80 कार्बन है तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं ऑक्टाकॉन्ट। तो ये रहा कहानी इसकी। अगर मान लेते हैं कि 90 और 100 कार्बन है तो उनके लिए क्या नाम प्रयोग किया जाएगा? अगर आपको दिख रहा है 90, अगर आपको मुख्य श्रृंखला में 90 कार्बन देखने को मिले तो इसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्ट। अगर आपको 100 कार्बन दिख जाए तो 100 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्ट। हेक्ट। तो ये रही 100 कार्बन की कहानी। तो आपको अगर ऐसे कार्बन दिखते जाएं तो आप ऐसे नामकरण इनका करते जाएंगे। अगर एक कार्बन दिखा तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक, अनडिक, डूडिक, ट्राइडिक, टेट्राडिक, पेंटाडिक, हेक्साडिक, ऐसे करते करते आप नामकरण करते चले जाएंगे। जैसे अगर 20 पे पहुंच गए तो 20 को आप बोलेंगे आइकॉस। तो अगर 21 है तो हेन आइकॉस, डू आइकॉस, ट्राई आइकॉस, टेट्रा आइकॉस, पेंटा आइकॉस, हेक्सा आइकॉस, हेप्टा आइकॉस। अगर आप 30 पे पहुंच गए तो इसे आप बोलेंगे टेट्राकॉन। तो टेट्राकॉन्ट में आप पहुंचेंगे तो हेन ट्राइकॉन्ट, डू ट्राइकॉन्ट, ट्राई ट्राइकॉन्ट, टेट्रा ट्राइकॉन्ट, पेंटा ट्राइकॉन्ट, हेक्सा ट्राइकॉन्ट, हेप्टा ट्राइकॉन्ट। अगर आप 40 पे पहुंच गए तो 40 पे टेट्रा, हेन टेट्राकॉन्ट, डू टेट्राकॉन्ट, ट्राई टेट्राकॉन्ट, टेट्रा टेट्राकॉन्ट। तो ऐसे करते करते आप 100 तक पहुंच जाएंगे आराम से। तो मूल शब्द का नामकरण आपके दिमाग में फिट बैठ गया होगा। एक कार्बन के लिए एथ मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप। तो ये सारी कहानियाँ आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझाई जा रही हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो ये सारी कहानियाँ आपको मूल शब्द में देखने को मिलेंगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि पूर्व लग्न में कौन कौन से आएंगे। पूर्व लग्न की कहानी तो हो गई। अब हम बात करेंगे अनुलग्न की कहानी क्या होती है। तो बारी बारी से हम सारी कहानियों को डिटेल करते चल रहे हैं, उसके बाद कहानी देखेंगे अनुलग्न की, जिसे हम बोलते हैं सफिक्स। ये रही आपकी लास्ट कहानी। हमने सबसे पहले बात किया पूर्व लग्न, फिर हमने बात किया मूल शब्द। मूल शब्द में मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक बता दिए। 1 से लेकर 100 तक कैसे याद करने का तरीका है। आपको सिर्फ याद करना है कि 20 को हम बोलते हैं आइकॉस, 30 को बोलते हैं ट्राइकॉन्ट, 40 को बोलेंगे टेट्राकॉन्ट, 50 को बोलेंगे पेंटाकॉन्ट, हेक्साकॉन्ट, हेप्टाकॉन्ट, ऑक्टाकॉन्ट, नॉन कॉन्ट और 100 को हम बोलते हैं हेक्ट। तो आपको इस तरीके से 100 तक मूल शब्द को याद रखने में आसानी से समझ में आ रही होगी बातें। इस प्रकार से आप नाम को याद रख कर हम बात कर लेते हैं प्राथमिक अनुलग्न में कौन कौन सी कहानियां आपको देखने को मिलेंगे। प्राथमिक अनुलग्न, अगर प्राथमिक अनुलग्न की बात करें तो प्राथमिक अनुलग्न में आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगे। प्राथमिक अनुलग्न में सिर्फ 3 चीजें आएंगे। एक, अगर कार्बन का, इसमें आपको देखना होगा कि कार्बन का नेचर कैसा है। प्राथमिक अनुलग्न में सिर्फ 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वो भी होंगे कार्बन के नेचर। कार्बन का नेचर कैसा है ये देखना है कि कार्बन का नेचर कैसा है। जो मुख्य श्रृंखला लंबी सी बनेगी उसमें कार्बन का नेचर कैसा है। कार्बन, जो 2 कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं वो कार्बन जुड़ कैसे रहे होंगे। अगर कार्बन एक डंडी से जुड़ रहा है तो उसे हम बोलेंगे एन। अगर कार्बन के बीच में, किसी एक कार्बन के बीच में 2 डंडियां दिख गई तो उसे हम बोलेंगे इन। अगर किसी कार्बन के बीच में 3 डंडी आपको देखने को मिले तो उसे आप बोलेंगे आइन। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध देखने को मिले तो इसके लिए हम प्राथमिक अनुलग्न जो प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं एन। प्राथमिक अनुलग्न जो प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं एन। अगर आपको कार्बन का नेचर दिख जाए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या बोलने द्विआबंध, डबल बॉन्ड, डबल बंध देखने को मिले तो डबल बंध के लिए आप यूज करेंगे इन। अगर आपको दिख जाए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, त्रिक बंध,
तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं तो इसे आप बोलेंगे आयन। तो ये तो कहानी रही प्राथमिक अनुलग्न की। प्राथमिक अनुलग्न में आपको कार्बन का नेचर ऑफ कार्बन देखना है कि कार्बन का नेचर कैसा है। अगर कार्बन का नेचर है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे आप बोलेंगे एन, उसमें आप प्रयोग करेंगे एन। अगर कार्बन का नेचर है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसमें आप प्रयोग करेंगे इन। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें आप प्रयोग करेंगे आइन। तो ये तीन हैं जो प्राथमिक अनुलग्न के आधार पे आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि द्वितीयक अनुलग्न कौन होंगे। द्वितीयक अनुलग्न में कौन कौन सी कहानियां आएंगी। अगर हम द्वितीयक अनुलग्न की बात करें तो द्वितीयक अनुलग्न में आते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, जितने भी क्रियात्मक समूह आएंगे मेरे भाई, जितने भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे, जिसे हम एफ जी से डिनोट करते हैं, जितने भी एफ जी आएंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह आएंगे उनको हम द्वितीयक अनुलग्न के अंतर्गत रखेंगे। तो अब क्रियात्मक समूह क्या होता है जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। क्रियात्मक समूह ऐसे समूह होते हैं जो नॉर्मल कार्बनिक यौगिकों के साथ जुड़कर, क्रियात्मक समूह ऐसे समूह होते हैं जो नॉर्मल कार्बनिक यौगिकों के साथ जुड़कर उनकी संरचना के साथ साथ उनके गुणों में भी परिवर्तन कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में मैं एक क्रियात्मक समूह को जोड़ूंगा, जैसे CH3 हमने ले लिया, CH2 ले लिया, CH3 ले लिया। अगर नॉर्मली इस कार्बनिक यौगिक की हम बात करें तो इसे हम बोलेंगे प्रोपेन। अभी इसका नेचर कैसा था, नेचर इसका सामान्य था जिसे हम बोले थे आराम से प्रोपेन। अब इसके साथ हमने एक क्रियात्मक समूह जोड़ दिया, मान लेते हैं कि हमने जोड़ दिया इसके साथ हमने जोड़ दिया OH। अब इन दोनों संरचनाओं में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इसके साथ OH नहीं है बट इसके साथ OH है। इसमें 3 हाइड्रोजन थे, इसका 1 हाइड्रोजन गायब हो चुका है, तो इसकी संरचना बदली और संरचना के साथ पहले ये प्रोपेन के नाम से जाना जाता था, अब यही संरचना प्रोपेनॉल के नाम से जानी जाएगी। अब ये संरचना बन गई एल्कोहल। पहले यही संरचना किससे जानी जाती थी, नॉर्मल प्रोपेन के नाम से। अब यही संरचना को हमने प्रोपेनॉल में कन्वर्ट कर दिया, किसके लग जाने से, इस OH समूह के लग जाने से इस पूरे कंपाउंड की संरचना के साथ इसकी गुणों में भी परिवर्तन आ गया। तो क्रियात्मक समूह ऐसे समूह होते हैं जो किसी नॉर्मल कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ेंगे और उनके संरचना और गुणों में परिवर्तन करेंगे। तो ये नॉर्मल कार्बनिक यौगिक के साथ परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ऐसे क्रियात्मक समूह या बोल लें ऐसे समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ के उनके गुणों और संरचना में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख पाएंगे, हमने पहले नॉर्मल प्रोपेन लिखा था, प्रोपेन में जैसे हमने OH जोड़ दिया, ये प्रोपेन से बन गया प्रोपेनॉल। इसमें OH नहीं था, इसके साथ 3 हाइड्रोजन थे, इसमें कितने हाइड्रोजन बच गए, 2, और इसके साथ एक अलग से समूह जुड़ गया जिसे हम बोलेंगे OH। इसी समूह को हम बोलेंगे क्रियात्मक समूह। यही क्रियात्मक समूह आके जुड़ गया और इसकी संरचना में परिवर्तन कर दिया। यहाँ पर आप OH जोड़ सकते हैं, COOH जोड़ पाएंगे, आप यहाँ पर CHO जोड़ देंगे, तो कोई सा भी क्रियात्मक समूह आप आराम से जोड़िए और किसी भी नॉर्मल कार्बनिक यौगिक का नामकरण दूसरे तरीके से होना शुरू हो जाएगा। और इसका नाम बदल के हमने क्या रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया प्रोपेनॉल। तो ये होता है क्रियात्मक समूह की कहानी, जो किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ेंगे और उनके संरचना और गुणों में क्या करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, उसी को हम बोलेंगे क्रियात्मक समूह। तो चलिए आगे बात करते हैं कि क्रियात्मक समूह के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, उनका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो एक तरफ हम लिखेंगे क्रियात्मक समूह,
एक तरफ हम लिखेंगे अनुलग्न, एक तरफ हम लिखेंगे पूर्वलग्न। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं COOH, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी अगर संरचना के बारे में बात करें तो इसकी संरचना होती है कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, OH। इसका अगर हम अनुलग्न जाने तो इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं OIC, ओइक एसिड। अनुलग्न में हम प्रयोग करते हैं इसके कार्बोक्सी, इसके अनुलग्न में हम प्रयोग करते हैं कार्बोक्सी। तो क्रियात्मक समूह अगर अनुलग्न के रूप में प्रयोग होगा तो COOH को हम लिखेंगे ओइक एसिड। अगर यही पूर्व लग्न के रूप में प्रयोग हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे कार्बोक्सी। और दूसरे की हम बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह की हम आपके सिलेबस में बात करेंगे। बाकी क्रियात्मक समूह बहुत सारे होते हैं, सारी कहानियों को हम ना बात करके कुछ चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में आने वाली हैं। कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, ईथर हो गया, इन्हीं सारी कहानियों को हम बात करेंगे। बाकी सारी कहानियाँ अलग से हटाई जाएंगी। तो दूसरा हम बात कर लेते हैं CHO, जिसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की बात करें, अगर अनुलग्न की बात करें तो एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है अल, जिसे हम AL से लिखेंगे, AL, अल। अगर इसका हम बात करें तो पूर्व लग्न के रूप में प्रयोग करते हैं ऑक्सो। और तीसरी कहानी की बात करें तो तीसरी कहानी होती है RCO, इसे हम बोलते हैं कीटोन। तीसरी कहानी की हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं R सिंगल बॉन्ड CO, RC डबल बॉन्ड O। तो इसको हम पूरी संरचना अगर बोले तो RC डबल बॉन्ड O, इसे हम बोलते हैं कीटोन। इसको हम बोलते हैं ओन, इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका जब हम अनुलग्न यूज करेंगे तो हम बोलेंगे ओन, ONE, ओन बोलते हैं। और इसको हम लिखते हैं तो इसको हम पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं कीटो। पूर्व लग्न के रूप में अगर लिखेंगे तो पूर्व लग्न के रूप में हम लिखते हैं इसको कीटो। और अगला बात करें तो अगले का हम बोलेंगे एल्कोहल, OH, जिसे हम बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का अगर हम अनुलग्न जाना चाहें तो एल्कोहल का अनुलग्न होता है आल, OL। अगर इसको हम बोले तो अनुलग्न पूर्व लग्न के रूप में प्रयोग होता है हाइड्रॉक्सी, पूर्व लग्न के रूप में प्रयोग होगा हाइड्रॉक्सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह हैं जो आपके